जहाँ कदम कदम पे धरती कदम कदम की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए तुझे भूलने
दिल में Maglalalo tayong tumanggi ay hapunan nila. तेरे नाल जीना तेरे नाल हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताओ, हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार। अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाए।
membina दिल दीवानों की ऐसे
आम में ऐसा तो अच्छा है, खर्चा भी अच्छा है लेकिन टर्नओवर भी अच्छा हो जाता है। अल्फांसो का अगर आप देखेंगे, इसका जो स्वाद है, इसका जो फ्लेवर है, इसका जो टेस्ट है, ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के मिट्टी की वजह से, यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से, समुंदर का जो हवाएं आती है उसकी वजह से ही इसकी खुशबू है, इसका स्वाद है। तो फार्मर लोग अभी ज़्यादातर ऑप्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट कस्टमर को आम बेचे, तो उसमें अच्छे से इकोनॉमिक्स भी बन रहा है। वाइन शॉप का लाइसेंस सिर्फ ऊंचे क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? बेटा बाप से मिलना चाहेगा? बड़े मौके पर आया है तू। बाप के सामने बेटे का कत्ल, क्या मंजर है? क्या है तेरी क्या आपने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में इस तरह की लड़ाई देखी है? ये मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फाइनल मैच था। 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप के इस फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया था। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए, क्या आपने कभी 85 सुनो, ये जो फिल्मी स्टार और क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये 3-4
शासक द्वीप है सेंटेनियल द्वीप। हमारे अखंड भारत में कई बड़े बड़े साम्राज्य बने और समय के साथ खत्म भी हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया किन किन साम्राज्यों ने कैप्चर किया था, आइए जानते हैं। नंबर 13 हर्ष साम्राज्य, जिसने 10 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 12 चालुक्य वंश, जिसने 11 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 11 शुंग वंश, जिसने 12 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 10 इंडो-सिथियन साम्राज्य, जिसने 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 9 नंद साम्राज्य, जिसने 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 8 राष्ट्रकूट साम्राज्य, जिसने 17 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 7 गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसने 18 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 6 कुषाण साम्राज्य, जिसने 20 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 5 मराठा साम्राज्य, जिसने 25 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 4 दिल्ली सल्तनत, जिसने 32 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 3 गुप्त साम्राज्य, जिसने 35 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 2 मुगल साम्राज्य, जिसने 40 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। नंबर 1 मौर्य साम्राज्य, जिसने 50 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपने साम्राज्य को फैलाया था। जब देश की इकोनॉमी डूबने लगती है तो अक्सर आपने सुना होगा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सुनने में एक वैश्विक संस्था लगती है जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज की मदद करती है, लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। IMF के बेलआउट के साथ आती है सख्त कंडीशन, जैसे सब्सिडी काट दो, पब्लिक स्पेंडिंग घटा दो, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज कर दो और सबसे पहले हमें अपना पैसा कैसे वापस दोगे सुनिश्चित करो। ऐसे में देश की इकोनॉमी बचती कम है और बिकती ज्यादा है। कुछ फैक्ट्स के थ्रू मैं समझाता हूँ। इसका एक सबसे प्रमुख उदाहरण है अर्जेंटीना। 2001 में IMF से लोन मिला, कंट्री डिफॉल्ट कर गई। फिर 2018 में IMF ने दिया अपने इतिहास का सबसे बड़ा बेलआउट, $57 बिलियन। अर्जेंटीना ने उम्मीद की, पर नतीजा क्या हुआ? इन्फ्लेशन 100% से ऊपर चला गया, लोग बेरोजगार हो गए, इकोनॉमी फिर से क्राइसिस में चली गई। IMF ने अपना इंटरेस्ट वसूला और पता है कितना? $10 बिलियन से ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट था। लेकिन अर्जेंटीना को क्या मिला? गहरा संकट। इसके अलावा ब्रायन जॉनसन एंड ब्रेट शेफर्ड नाम के 2 रिसर्चर्स, उन्होंने पाया 1965 से 1995 के बीच IMF ने 89 कंट्रीज को लोन दिया। उनमें से 54 कंट्रीज की इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हुई, 32 कंट्रीज तो और भी ज्यादा गरीब हो गई। यहाँ तक कि इसी में शामिल निकारागुआ और ज़ैरे की इकोनॉमी 50% से ज्यादा गिर गई। हर जगह IMF एक रेस्क्यूअर के रूप में प्रोजेक्ट होता है, लेकिन जब धूल छटती है तो पता लगता है कि नतीजा कई देशों के लिए कुछ और ही हुआ है। IMF के फंड जैसे कि जनरल रिसोर्स अकाउंट की नेट इनकम इस साल $3 बिलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट की गई है। यानी दुनिया में जितनी आर्थिक तबाही आएगी IMF उतना ही अमीर होता जाएगा। ये सभी फैक्ट्स की कंट्रीब्यूट। व्हाट इज योर गुड प्लान? शक्ति बोलूं कैसे दैवत प्रसन्न त्वरित उगाला है निवांत शिवाया सास करीसी प्रपंच दिन निशी हरिसी न भजसी कोण गुणे। एक एज के बाद एक टाइम पे हुक्म आया कि किसी भी टाइम पर 50 कॉफिन रेडी रखिए कि एकदम से रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कॉफिन। एक केले
बनते हैं 4 प्लेट और साउथ में करोड़ों का बिजनेस होता है इस केले के पत्ती का। दोस्तों ये केले की पत्ती हमारे नॉर्मल केले की पत्ती नहीं है, ये देखिए ये देसी वाला केला इसी की इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये फटती नहीं है, ऐसे कट नहीं होती है बीच से। और इसके 4 प्लेट कैसे बनते हैं? सबसे पहला तो ये ऊपर वाला इसका कट होता है, इसका 1 प्लेट बनता है, ये नॉर्मल 100 पत्तियां बिकता है, 50 रुपए 30 रुपए 40 रुपए ऐसे 100। इसके बाद जो बड़ी वाली पत्ती बनती है दोस्तों, वो एक पत्ती 5 रुपए को बनती है। देखिए यहाँ पे तैयार रखा जा रहा है, 5 रुपए को एक। और नीचे वाला जो हिस्सा निकलता है वो 3 रुपए की एक बिकती है। डिपेंड करता है कि पत्ती कैसे है, पत्ती की क्वालिटी कैसे है, पत्ती बड़ी है छोटी है। तो तमिलनाडु में मैंने दोस्तों हर घर के बाहर में जो है ऐसा छोटे छोटे मैंने बिजनेसेस देखे जो हो रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं। आज जैसे हम शूट कर रहे हैं तमिलनाडु में मार्च के महीने में क्या कड़क बारिश हो रही है यहाँ पे। और दोस्तों ये छोटे से बिजनेस के लिए फॉलो तो बनना। किराना हिल्स पाकिस्तान की सबसे गार्डेड और मिस्टीरियस न्यूक्लियर साइट, जिसके चारों तरफ अब सस्पेंस का एक घना जाल बुन चुका है। इसी जगह के पास इंडिया ने पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर एक अटैक किया और उसके कुछ ही देर बाद एक ऐसी खबर आई जिसने पाकिस्तान समेत अमेरिका तक सबको हिला दिया। प्लूटोनियम लीक दोस्तों यह सिर्फ एक रेडियो एक्टिव लीक नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सिग्नल था जो लाखों जिंदगियों को पल भर में खत्म कर सकता था। और इस सब के बावजूद पाकिस्तान की सरकार, उसके मीडिया और बाकी स्टेक होल्डर इस न्यूज को दबाने में लगे हुए हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ग्राउंड से आती रिपोर्ट, विजुअल्स और मूवमेंट कुछ वहां की कहानी सुना रहे हैं। लोकल लोगों ने किराना हिल के आसपास से धुआं उठता देखा। उन्होंने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए, जिन्हें तुरंत हटा भी दिया गया। एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर यह था कि यूएस का एक खास सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट B-350 AMS किराना के ऊपर मॉनिटरिंग करते देखा गया। यह एयरक्राफ्ट रेडिएशन लीक को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही एक इजिप्शियन कार्गो प्लेन EGY-191 भी पाकिस्तान में उड़ता देखा गया, जो पॉसिबली बोरोन लेकर आया था। बोरोन वो केमिकल है जो न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों पाकिस्तान जो पहले जंग की धमकियां दे रहा था, अचानक से शांत हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ से टेंशन हटाने की ये मृत्यु लोग बड़ा खतरनाक। क्यों आज ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, यूएई और वियतनाम से देश आकाश सर्विस टू एयर मिसाइल एक बुरी खबर ये है टाटा तो दोस्तों शॉर्ट सीरीज चालू हो गई जिसमें कि 0 रुपीज में आम के पौधे को हम बनाना सीखेंगे। का पहला स्टेप होने वाला है बीज को सुखाकर उसको नर्सरी की इन छोटी छोटी पॉली बैग्स में उगाना। ऐसा हम इसलिए करेंगे दोस्तों ताकि इनकी रूट्स अच्छे से रहे और हम लेटर ऑन इसमें अपने मन चाहे पसंद के आम को ऊपर ग्राफ्ट करेंगे। इसका पहला स्टेप चालू हो गया है जहाँ पे हम गुठलियों को उगा रहे हैं। दोस्तों 50 दिन का ये पूरा वीडियो हमने शॉर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी है। देख सकते हैं आप कि कैसे आम के पौधे को जो हम गुठली से लगाते हैं तो कितने दिन में ये अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। इसमें हमने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की अच्छी मात्रा करके मिट्टी बनाई है दोस्तों ताकि रूट्स अच्छे से ग्रो हो पाए और मात्र 50 दिन में बीज से पौधा उग के तैयार हो गया दोस्तों। बाईपास ਨੂੰ ਪੈੜੀ ਲੱਗਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾਲੀ ਗੇੜਾ ਸੈਕਟਰ ਯਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਝੇ ਕੰਬਰ ਹੈ ਸਾਲ ਸ਼ੇਕੀ ਸ਼ੇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਤੁझे डिंपल जे पाहिजे ते घेते एक नंबर तुझे कंबर है साल शेकी शेकी है कि सुंदर तुझे डिंपल जे पाहिजे ते घेते किसी को
तो मत बताओ कि तुम क्या करते हो, सबको यही दिखाओ कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हारी लाइफ का कोई एम ही अगर कभी आपके नारियल तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद अब जापान ने एक इंडियन कंपनी पे लगा दिए हैं सैंक्शन। वजह ये बताई है कि ये इंडियन कंपनी रशिया की मदद कर रही है यूक्रेन वॉर में। मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि बहुत ही जल्द 1998 के बाद पहली बार हम देखेंगे जब जापानीज गवर्नमेंट इंडिया पे लगाएगी सैंक्शन। इससे पहले जब इंडिया ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब जापान ने इंडिया पे बहुत सारे पहाड़ों में नेचुरल तरीके से मोमबत्तियाँ कैसे बनाई जाती हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक बांस को काट लेंगे, फिर इसकी पतली पतली डंडियाँ काट लेना है और सांचे से इन डंडियों को किनारों से छील देंगे। फिर छेद में डालकर इन डंडियों को खींच लेंगे जिस कारण इनकी आकृति गोल हो जाएगी। इसके बाद इन्हें पानी में भिगोकर एक दिन के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन इन डंडियों को निकालकर धूप में सुखा लेंगे। सूखने के बाद डंडियों में रुई को लपेट देंगे। इसी तरीके से बाकी डंडियों में भी रुई को लपेट देना है। फिर सफेद ज्वार के दानों को उबालने के लिए पानी में डाल देंगे। जब ये उबल जाए तो इन्हें निकाल लेना है। फिर छन्नी के ऊपर दानों को डालकर हाथों से मस लेंगे जिस कारण इनके बीजों से बुरादा निकलेगा। उसे हम इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद इस बुरादे को पानी में डालकर पकाएंगे। जब ये पक जाए तो मखमल के कपड़े में छानकर इसका पानी अलग कर देंगे। फिर इसे ढककर 4 दिनों के लिए छोड़ देंगे। 4 दिन बाद पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसे हम निकाल कर कढ़ाई में डाल देंगे। कुछ देर बाद यह पिघल जाएगी जिसे हम मोम कहते हैं। इसके बाद मोटी मोटी मूलियों को छोटे छोटे पीसों में काट लेना है। फिर बनाई हुई डंडियों को उनके ऊपर घुसेड़ देंगे और धूप में सूखने के लिए रख देंगे। फिर पिघली मोम को एक बर्तन में भरकर उन डंडियों को मटके के अंदर डाल देना है जिससे मोम की एक लेयर इन डंडियों में लग जाएगी। इसी तरीके से अन्य डंडियों को भी डाल देंगे और धूप में सूखने के लिए रख देंगे। जब ये सूख जाए तो दोबारा से यही प्रक्रिया दोहराएंगे। इसी तरीके से हमें 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है और अंत में लाल रंग को पिघले मोम में डालकर पका लेंगे। फिर इस मोम को मटके में मिला देना है। इसके बाद मोमबत्तियों को मटके में डालकर निकाल लेंगे। सूखने के बाद हमारी कलरफुल मोमबत्तियां बनकर तैयार हैं। वैसे आपकी मम्मी का नाम क्या है? आज मी बनलो आहे झाडांचं रखर। शेतामधल्या आंब्याच्या बुंद्याला वाळवी खात होती। वाळवीने जर पूर्ण झाड खाल्लं तर झाड मरून जाईल। पूर्ण झाडावरची वाळवी पहिला काढून घेतली। त्यामध्ये वाळवीच्या मुंग्या होत्या, त्या मुंग्या सगळ्या काढून घेतल्या। वाळवी लागण्याच्या पूर्वी झाडाला एक कीड सुद्धा लागली होती। जो किडा होता तो किडा निघून गेला होता, पण वाळवी शिल्लक राहिली होती। त्यात मी प्रोफेशनल डॉक्टर नसल्यामुळे गावठी इलाज करून झाडाला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे। कारण की झाडाला जर पूर्ण वाळवी खाली तर झाड मरून जाईल, कारण की त्याला सालामधूनच पाण्याचा पुरवठा होतो। झाडाच्या एका साईडला उकेडा असल्यामुळे कदाचित त्याला वाळवी लागली असावी। झाडाला पाणी देण्यासाठी आळं बनवत असताना बरेचसे गांडूळ जमिनीतून बाहेर आले उकरताना। झाडाचा जीव वाचवत असताना गांडुळांचा जीव घ्यावा लागला। झाडाला पोषण देणारे जीव जरी खाली असले तरी वरून झाडाला पोखरणारे बरेचसे जीव होते। आता ही काढलेली वाळवी पुन्हा झाडावरती चढायला नको म्हणून राखाचा वापर करतोय। राख झाडाच्या बाजूने सगळीकडे टाकतोय। जे खालती आळं केलेले त्या आळ्यामध्ये देखील राखाचा वापर करतोय। राखाचा फायदा असा होईल की राखावरून मुंगीना चलता येत नाही। थोडक्यात आपण जसं ड्रेसिंग करतो तसं झाडाला देखील ड्रेसिंग करून झालेलं आहे, ज्यामुळे आता मुंग्यांना वरती चढता येणार नाही आणि थोडं वाळवी कमी होईल असं मला वाटतंय। झाडाला वाचवण्यासाठी तुमच्याकडे काही आयडिया असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। राख टाकल्यानंतर राखेवरून मुंगींना चालणं थोडंसं कठीण जात आहे, कारण मुंग्यांचे पाय त्या राखीमध्ये घसरून घसरून पुन्हा खाली येतात। जसं बर्फावरून स्केटिंग होतं तसं त्यांचं स्केटिंग होत आहे। हे सगळं पाहून झाड एकदम खुश झालं आणि आनंदाने म्हणालं, आणि एक 15 दिवसांनी तू आला। केलाय चालू केलं